हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी और उसमें हम इकोनॉमिक सेक्टर्स के टाइप्स देख रहे थे जिससे हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनता है। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी के बेसिस पे सब टाइप्स कवर कर लिए थे। अब हम वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे टाइप्स देखेंगे जिसमें आएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो चलिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं। इस सेक्टर में ऐसे बिजनेस होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होते हैं। यहाँ एम्प्लॉयज़ को एक तरह से सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है कि जॉब इतनी आसानी से नहीं जाएगी और एम्प्लॉयज़ को यहाँ फिक्स टाइम के लिए काम करना पड़ता है और उससे ज़्यादा टाइम के लिए काम किया तो उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। So in this sector, employment terms are fixed and regular and the employees get assured work and social security. It can also be defined as a sector which is registered with the government and a number of acts apply to the enterprises. Schools and hospitals are covered under the organized sector. Workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. नेक्स्ट उसके ही बिल्कुल अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होता, ना ही इस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ कभी काम मिलता है या कभी नहीं, लेकिन फिर भी ये सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नेशनल इनकम का 60% इसी सेक्टर पे बेस्ड है। So an unorganized sector is a home-based worker or a semi-employed worker or a wage worker in the unorganized sector and who is not covered by any acts pertaining to welfare schemes as mentioned in the Schedule 2 of Unorganized Workers Social Security Act 2008. The sector is marred by low incomes, unstable and irregular employment and lack of protection either from legislation or trade unions. The workers in unorganized sector are so scattered that the implementation of legislation is very inadequate and ineffective. But the contribution made by the unorganized sector to the national income is very substantial as compared to the organized sector. It adds more than 60% to the national income, while the contribution of the organized sector is almost half of that depending on that industry. So friends, इसके साथ हमारे वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे टाइप्स करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेट्स ओनरशिप के बेसिस पे टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर। ये तो सिंपल है कि यहाँ एसेट्स गवर्नमेंट ओन करती है और इस सेक्टर में जो भी बिजनेस गवर्नमेंट रन करती है वो लोगों को कम रेट में सर्विस देने के लिए करती है। So in the sector, government owns the most of the assets and it is a part of the economy concerned with the providing various governmental services. The purpose of the public sector is not just to earn profits but to provide service at low cost. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. अब फ्रेंड्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंपनीज ओन करती है उसे हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। अब ऐसे एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने 3 टाइप में बांटा है, एक महारत्ना, देन नवरत्ना and third mini ratna. So classification of central public sector enterprises. CPSEs are classified into 3 categories: Maharatna, Navratna and Mini Ratna. Presently there are 7 Maharatna, 16 Navratna and 71 Mini Ratna CPSEs. अब फ्रेंड्स हम इन तीनों कैटेगरी को एक बार समझ लेते हैं। चाहे इसका एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन ना हो, लेकिन सिलेबस में होने की वजह से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महारत्ना स्टेटस किसे मिलता है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एग्जाम्पल, उसे नवरत्ना स्टेटस पहले से मिला होना चाहिए, फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, फिर पिछले 3 साल में एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। उसी तरह पिछले 3 साल में एवरेज नेटवर्थ 15,000 करोड़ का होना चाहिए। देन एवरेज नेट प्रॉफिट भी 5,000 करोड़ तक का होना चाहिए और उसका ग्लोबल प्रेजेंस भी रहना जरूरी है। जब ये सब क्राइटेरिया कोई गवर्नमेंट कंपनी फुलफिल करेगी तब जाके उसे महारत्ना स्टेटस मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Maharatna scheme was introduced for central public sector enterprises in order to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giants. Presently, there are 7 Maharatna CPSEs, with Bharat Heavy Electricals Limited, Coal India Limited, GAIL Limited, Indian Oil Corporation Limited, NTPC Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, and Steel Authority of India Limited. CPSEs fulfill the following criteria are eligible to be considered for grant of Maharatna status. Having Navratna status, listed on Indian Stock Exchange with minimum prescribed public shareholding under SEBI regulations, average annual turnover of more than rupees 25,000 crore during the last 3 years, average annual net worth of more than rupees 15,000 crore again during the last 3 years, then average annual net worth after tax of more than rupees 5,000 crore and also during the last 3 years, and should have significant global presence for international operations.
अब नेक्स्ट हम नवरत्न कंपनीज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको क्राइटेरिया थोड़े अलग मिलेंगे। यह कंपनी को पहले से मिनीरत्न स्टेटस होना चाहिए। नेक्स्ट ये कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकालते हैं जिसमें कंपनी को एक्सीलेंट या गुड ग्रेड होना चाहिए। अब ये 6 पैरामीटर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। उसमें आता है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, देन मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, फिर PBIT दैट इज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज PBT, देन EPS दैट इज अर्निंग्स पर शेयर, और लास्ट में हम सेक्टरल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो इन सब पैरामीटर में अच्छे मार्क आ गए फिर इस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिलता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग ऑफ नवरत्न स्टेटस। The Miniratna Category 1 and Schedule A CPSEs which have obtained excellent or very good rating under the Memorandum of Understanding system in 3 of the last 5 years and have composite score of 60 or above in the 6 selected performance parameters, namely net profit to net worth, manpower cost to total cost of production or services, then profit before depreciation, interest and taxes to capital employed, then profit before interest and taxes to turnover, then earning per share and intersectoral performance। अब हम मिनी रत्न स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। यह 2 कैटेगरी बनाए गए हैं, दोनों में कुछ क्राइटेरिया सेम हैं। फॉर एग्जांपल दोनों में पिछले 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए और दोनों में नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। बस कैटेगरी 1 में एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है विच इज़ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ एटलीस्ट इन ईयर, मतलब किसी भी साल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़ होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। In October 1997, the government has also decided to grant enhanced autonomy and delegation of financial powers to some other profit-making companies subject to certain eligibility conditions and guidelines to make them efficient and competitive. These companies called Miniratnas are in 2 categories. The eligibility conditions and criteria are: the category 1 CPSEs should have made profit in last 3 years continuously. The pre-tax profit should have been rupees 30 crore or more in at least one of the 3 years and should have a positive net worth. Then category 2 CPSEs should have made profit for last 3 years continuously and should have a positive net worth. So friends, यह हमारा पब्लिक सेक्टर अच्छे से कवर हो गया। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर। ये सेक्टर में गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। सारे एसेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथ होते हैं और वो जो सर्विसेज लोगों को देते हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं। So in the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hand of private individuals or companies. It is sometimes referred as the citizen sector, which is run by the private individuals or groups, usually as a mean of enterprise for profit, and is not controlled but regulated by the state. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profits. To get such service, we have to pay money to these individuals and companies. और लास्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर साथ में काम करते हैं। ये डील थोड़े समय के लिए होती है और गवर्नमेंट ऐसे प्राइवेट प्लेयर को चूज करती है जो कम प्राइस में काम करके दे। इस टाइप की पार्टनरशिप डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि डेवलपिंग नेशन के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो खुद सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। So public-private partnership is an arrangement between the government and private sector for the provision of public assets and or public services. In this type of partnership, investments being undertaken by the private sector entity for a special period of time. As PPP involves full retention of responsibility by the government for providing the services, it doesn't amount to privatization. There is a well-defined allocation of risk between the private sector and the public entity. Private entity is chosen on the basis of open competitive bidding and receives performance-linked payments. PPP route can be alternative in developing countries where governments face various constraints on borrowing money for important projects. So friends, इस तरह से हमारे इकोनॉमी सेक्टर के सारे टाइप्स कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.